हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे हम चैप्टर वाइज। आज का चैप्टर है वर्कशीट का गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट में देखो आप किस तरह के क्वेश्चन आते हैं गॉस थ्योरम के। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कूलम्स लॉ जो आपको पता है, कूलम्स लॉ, देयर वुड बी डिपेंडेंस ऑन 1/r³। इफ इन कूलम्स लॉ देयर वुड बी डिपेंडेंस अपॉन 1/r³ in place of 1/r², the would Gauss law be true। तो गॉस थ्योरम, अब थ्योरम तो दे ही दी गॉस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम है, लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको प्रैक्टिकली स्टडी करके स्टेटमेंट दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ देयर वुड बी डिपेंडेंस ऑन 1/the would Gauss law be true। तो जब कूलम्स लॉ आपको पता है, कूलम्स फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कूलम्स लॉ F = K Q1 Q2 अपॉन r²। तो हम सब पढ़ते हैं कूलम्स लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ इटसेल्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अगर ये 1/r³ पे डिपेंड करेगा, मतलब फोर्स r³ पे डिपेंड करेगा, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा तो उसके कंटिन्यू आगे देखो गॉस लॉ भी ट्रू नहीं होगा। द वुड गॉस लॉ भी ट्रू, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। राइट, नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ द नेट चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव, ठीक है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। गॉसियन सरफेस जो नेट चार्ज है, सिग्मा क्यू की बात हो रही है, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दिस चार्ज इज पॉजिटिव। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नेट चार्ज गिवन है पॉजिटिव, तो नेट चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो ओवरऑल जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव होता, पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव होगा, और नेट चार्ज अगर जीरो होता तो फ्लक्स जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसा आपको पता है, इसको लैम्डा से लिखते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे चार्ज, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ। तो फिजिक्स में पर यूनिट लेंथ की क्वांटिटी, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, बहुत सारी चीज़ें पर यूनिट लेंथ आपने पढ़ी है, तो इसमें है चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो उसकी वैल्यू होगी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ एंड लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। किसी भी तरह से आप निकालोगे लैम्डा फिक्स रहेगा। ठीक है, किसी फॉर्मूले से निकाल लो, लैम्डा निकल ही जाता है। राइट, तो डिफाइन कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट वुड बी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज शीट ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्रॉम मूव वन साइड टू अदर साइड। तो चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सबने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर चार्ज शीट क्या होगा, ये है चार्ज शीट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E = वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दो बातें इसमें सीखेंगे हम, दो कॉन्सेप्ट आप देखोगे ध्यान से। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब चाहे 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.3 हो, इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। हालांकि डिस्टेंस आप देख रहे हो, जो दूर है थर्ड पॉइंट उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस कम है, थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है ड्यू टू शीट ओनली। राइट, सो इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा साइड की अगर बात करें, जो शीट है, शीट के लेफ्ट साइड पॉइंट ले लिया ए, शीट के राइट साइड कोई पॉइंट ले लिया मैंने बी, तो ए और बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा। साइड चेंज करने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ए पे भी बी पे भी, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड शीट के इस तरफ या उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है, वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज फ्रॉम वी मूव वन साइड टू अदर साइड। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पड़े, लाइन चार्ज की वजह से, वायर की वजह से 2 के लैम्डा अपॉन आर, फिर शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर स्फेयर दो तरह के, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए ई इनसाइड, क्योंकि सेंटर पे बोल रहा है, इसका मतलब सेंटर का इनसाइड ही तो है। फॉर्मूला होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। एंड आर इज डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 0 फॉर सेंटर। अगर हम सेंटर पे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई एट सेंटर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेंटर पे क्या होगा, 0। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, नाउ if the charge is placed inside the cylinder surface of same volume same है, then what would be the ratio of flux leaving out the surface in both the condition। ये भी आपका एक conceptual question हुआ कि चार्ज Q एक स्फेयर के सेंटर पे है, ये चार्ज Q स्फेयर के सेंटर पे है, फ्लक्स की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब ये चार्ज Q सिलेंडर में रख देते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब फ्लक्स टोटली Q पे डिपेंड करता है, टोटली चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसके अलावा फ्लक्स किसी भी और किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब वो चाहे शेप हो, आपने शेप बदल दिया हो, चाहे वो साइज भी हो, साइज आप देख लो, आप छोटा सा स्फेयर ले लो और चार्ज वही रख दो Q, तो भी फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही मिलती है। ठीक है, सो साइज को रिड्यूस करें, साइज शेप को चेंज कर दें, फ्लक्स की वैल्यू ओवरऑल सेम रहेगी सब जगह। φ1, φ2, φ3 तीनों फ्लक्स कैसे हैं, इक्वल हैं। सो देन व्हाट वुड द रेशियो ऑफ फ्लक्स, आपसे रेशियो पूछा था, आप लिखोगे फाई स्फेयर, तो फाई स्फेयर अपॉन फाई सिलेंडर क्या लिखोगे, 1:1। सेम फ्लक्स रहेगा शेप चेंज करने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा था, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा से लिखते हैं, Q अपॉन ए से लिखोगे या DQ अपॉन DA से। ठीक है, एक और होता है, अगर सरफेस चार्ज की बात करें तो सिग्मा से लिखते हैं। एक और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो भी मैं बताता हूँ आपको। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं रो से। तो रो इक्वल्स टू होगा चार्ज, ये पर यूनिट एरिया था, ये क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो Q अपॉन V लिख दिया। तो DQ अपॉन DV भी लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिस पर यूनिट की बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, पर यूनिट एरिया की बात करें तो पर यूनिट एरिया से डिवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेरीफाई गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से गॉस लॉ को आपको प्रूव करना है। ठीक है, कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और गॉस लॉ तक लेके आएंगे, क्योंकि गॉस लॉ हा फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा Q इन, मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो हम स्टार्ट करें कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ के लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि देयर इज अ चार्ज Q, चार्ज पॉइंट चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर। ये कौन सी बॉडी शेप दिया है, सॉलिड स्फेयर दिया है एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर। राइट, एंड at the surface of solid sphere, suppose small elementary area dA, suppose small elementary area which is dA,
स्मॉल एरिया है ये वाला, स्मॉल एरिया इज डी ए, दिस वन area is dA, and there is a point P whose distance is small r from center. So what is electric field intensity at point P? It is K small q upon r square. It is electric field intensity. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is EP equals to KQ upon R square. Now suppose आपने सपोज कर ही लिया, what is DA? DA is a small elementary area, right? So the electric flux linked with small area, जो है आपका small elementary area, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा? डी फाई, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल होगा, डी फाई. सो डी फाई इक्वल्स टू होता है, आपको पता है ई डॉट है, तो डी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई डॉट डी ए. डॉट खोलते हैं तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री लिख सकते हो आप, बिकॉज डी ए की डायरेक्शन इस तरफ ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग द रेडियस. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई एंगल इज cos 0. डी फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखो ई डॉट डी ए, ये है डी फाई की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हो, ई डी ए कॉस 0, राइट. अब टोटल फ्लक्स लिखना है मुझे, अब मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस होल स्फेयर, सो आएगा फाई इक्वल्स टू आता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई से, एंड द वैल्यू ऑफ डी फाई इज ई डी ए कॉस 0 तो 1 होता है, तो कॉस 0 1 होता है, मैं इसको इक्वेशन सेकंड कर लेता हूँ. ठीक है, सो डी फाई की वैल्यू में रखूंगा ई डी ए कॉस 0 होता है 1, तो 1 अगर रख दें तो ई डी ए आ गया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. तो ई की वैल्यू तो हम यहाँ से रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, और डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है? स्मॉल एरिया है, और टोटल स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. सो फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू पुट कर दो, पहले ई की वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, रख दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ. फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई? फ्लक्स की वैल्यू आ गई के क्यू इंटू 4 पाई. अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे गॉस थ्योरम कैसे आएगी, हमें पुट करनी पड़ेगी के की वैल्यू. तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आया क्यू इंटू 4 पाई. अब बताओ क्या कैंसिल होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? फ्लक्स की वैल्यू बची क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज गॉस थ्योरम. ठीक है, इस तरह से कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम प्रूव कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ें. द लीनियर चार्ज डेंसिटीज ऑफ 2 स्ट्रेट पैरेलल लॉन्ग लीनियर चार्जेस आर λ1 and λ2, राइट. ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम. अब हमें चाहिए इनके बीच में लगने वाला फोर्स वो भी पर यूनिट लेंथ का, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे जो लगेगा बिटवीन दोनों के बीच में, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है. ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं इजीली. आप बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐसा क्वेश्चन कहाँ किया है हमने? अभी तक निकाला था 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स होते हैं. ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, उनके बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स. यहाँ पर बात हो रही है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है बिटवीन देम, तो इसका फॉर्मूला हमें लाना है. ठीक है, अब 2 वायर्स ले लेते हैं. देखो, फर्स्ट वायर ये रहा, सेकेंड वायर ये है, इसका λ1 है. ठीक है, और डिस्टेंस जो होगी वो डी मान लेता हूँ. डिस्टेंस दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? डी है.
और इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इस पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लैम्डा 2। ठीक है, अब ये जो वायर है लैम्डा 1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो ड्यू टू फर्स्ट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इट इज 2k लैम्डा 1 अपॉन डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? d। ध्यान रखना d क्या है? डिस्टेंस है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो गिवन है, d डिस्टेंस है, और सिग्मा 1 क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो गिवन है, d डिस्टेंस है, और k तो कांस्टेंट है, इसे आपको पता है। ठीक है, तो ये E1 वैल्यू आ गई, E1 इज 2k लैम्डा 1 अपॉन d। ठीक, अब मुझे सपोज करें आप यहाँ पर कि ये जो टोटल आपके पास ये जो वायर है सेकेंड वायर, राइट, तो सेकेंड वायर पे मैं टोटल चार्ज सपोज कर लेता हूँ Q2। कितना चार्ज होगा? Q2। और इस वायर की जो लेंथ सपोज कर लूँ वो मैं सपोज कर लेता हूँ L2। इस वायर की लेंथ L1 सपोज कर लेता हूँ, इसकी L2, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। ठीक है, अब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये अप्लाई होता है सेकेंड वायर पर, और सेकेंड वायर पे चार्ज क्या है? Q2 है। सो सेकेंड वायर पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स, उसकी वैल्यू देखना, F इक्वल्स टू होता है QE। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, बिकॉज सेकेंड वायर चार्ज तो है ही सही, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर जो फोर्स आया F सेकेंड वायर पर निकाल रहे हैं, फोर्स हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन सेकेंड वायर। सो F ऑन सेकेंड वायर, फोर्स ऑन सेकेंड वायर, फोर्स ऑन सेकेंड वायर। ठीक है, वायर कह लो, कंडक्टर कह लो, स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कह लें हम। ठीक है, तो सेकेंड वायर, फोर्स ऑन सेकेंड वायर F। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड वायर पे फोर्स लिखा है F इक्वल्स टू क्या होगा? QE। तो F इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? Q2 इंटू E1। और Q2 की वैल्यू क्या होगी? आप देखो, लैम्डा 2 गिवन था, तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू होता है Q2 अपॉन L2। तो Q2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ, तो Q2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से Q2 की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा 2 इंटू L2 रख दूँ वहाँ पर। F इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा 2 इंटू L2 इंटू E1। हमें रिक्वायर्ड है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो F इक्वल्स टू क्या होगा? आप चाहो तो डायरेक्टली आप फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, आप सीधे ही पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बना लेते हैं जरूर, क्योंकि ये यहाँ पर वायर लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के लिए हम क्या लिखेंगे? फोर्स का फॉर्मूला तो ये रहा, F इक्वल्स टू QE। और ये नॉर्मली आप लेमडा की वैल्यू लिख लो Q इंटू L, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो आप पैरेलल लॉन्ग दे दिया। लॉन्ग का मतलब इसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है, जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हम लेंथ सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने ये लेंथ हटा देता हूँ L2 और L1, राइट। सो फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू QE। तो Q हम लिख सकते हैं, देखो लैम्डा, जनरली लैम्डा क्या होता है? Q अपॉन L होता है। तो Q की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू होती है लैम्डा इंटू L। Q की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू L। ये Q मैं पुट कर देता हूँ, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा L, Q की जगह रख दिया, इंटू E। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए अगर आपको, तो ये ऐसे आएगा, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F अपॉन L चाहिए हमें। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब हमें चाहिए F अपॉन L, राइट। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। तो L को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इंटू E। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होगा लैम्डा इंटू E। ठीक है, अब ये फोर्स हम चाहे फर्स्ट वायर पे निकालें चाहे सेकेंड वायर पर, हम ये इजीली निकाल सकते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला मिला लैम्डा इंटू E। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, सिमिलर ये इक्वल होगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर
ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, चलो मैं दोनों अलग अलग लिखता हूँ, फिर इक्वेट कर दूंगा। फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये क्या आएगा, F फोर्स ऑन सेकेंड वायर F2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू आएगा λ2 E1। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, तो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर मतलब F1 ड्यू टू सेकेंड, तो ये आएगा λ1 E2। ठीक है, और जैसे ही E की वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ पर, तो फाइनली आप लिख सकते हो ये फोर्सेस दोनों इक्वल आएंगे, F12 इक्वल्स टू F21। ठीक है, इक्वल्स टू चाहे आप λ1 E2 लो, चाहे आप λ2 E2 लें, λ2 E1 लें, इक्वल ही आएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला मिलेगा हमें, वो देख लो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो आएगा ये लैम्डा इंटू ई। तो लैम्डा 2 लिया और ई की वैल्यू ले ली मैंने 2k λ1 अपॉन डी, तो फॉर्मूला आएगा 2k λ1 λ2 अपॉन डी। और 2k की वैल्यू 1/4 होती है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ1 λ2 अपॉन 2πε0 इंटू डी। ये रिलेशन निकालने को बोला गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, द चार्ज डेंसिटीज ऑन प्लेनर बेसिस ऑफ टू इनफाइनाइट एक्सपेंशंस आर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बिटवीन देम। तो यहाँ पर दो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा की दो शीट्स हैं, उन दोनों का चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको, चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो टू इनफाइनाइट शीट्स ले लेते हैं हम, ये फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट इनफाइनाइट शीट ये है, इस पे चार्ज प्लस का सपोज कर लेते हैं, और सेकेंड इनफाइनाइट शीट ये आएगी, इस पे चार्ज माइनस का सपोज कर लो हम। ठीक है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, बिटवीन एक पॉइंट ले लिया हमने P। सो ड्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द शीट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एक बात कही जाती है, ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से हमेशा होगा टूवर्ड्स नेगेटिव। तो माइनस चार्ज दिखे, जैसे प्लस का चार्ज दिखे अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस चार्ज से दूर की तरफ सभी डायरेक्शन में, और अगर माइनस का चार्ज दिखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा माइनस की तरफ, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, माइनस की तरफ है, और प्लस की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो यहाँ पर ये आ गया E प्लस और ये आ गया E माइनस। ठीक है, तो E प्लस और E माइनस अगर आप देखोगे दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। हमें चाहिए था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए, एक पॉजिटिव शीट की वजह से E प्लस, इसी में आपको नेगेटिव शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने के लिए इनके बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, जो साफ दिख रहा है 0 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो 0 डिग्री अगर है तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन सेम है इसलिए। तो प्लस की डेंसिटी तो सेम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की डेंसिटी भी सेम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से जुड़ गया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बिटवीन द शीट्स आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपको ध्यान हो तो आउटसाइड अगर निकालोगे, ये A और B पॉइंट का है फर्स्ट शीट के लेफ्ट साइड में, और B पॉइंट है नेक्स्ट शीट के राइट साइड में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि प्लस की वजह से होगा दूर की तरफ, माइनस की वजह से होगा माइनस की तरफ, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये E प्लस है, ये E माइनस है, दोनों के बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा। यहाँ भी बनाऊँ देखो डायरेक्शन, तो प्लस की वजह से दूर की तरफ ये आएगा E प्लस, और माइनस की वजह से माइनस शीट की तरफ तो ये आएगा E माइनस।
ठीक है। अगेन एंगल कितना है 180, 180 की वजह से क्या हो जाएगा E 0 हो जाएगा। तो आउटसाइड द शीट E हमेशा 0 होता है, दोनों साइड, चाहे फर्स्ट शीट हो चाहे सेकंड शीट हो, दोनों साइड E 0 होता है। और सेंटर पे आप देखोगे, सेंटर मतलब शीट्स के बीच में, इन बिटवीन द शीट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाता है, सो इट बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट का आज लास्ट क्वेश्चन था गॉस थ्योरम की वर्कशीट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शीट के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, गॉस थ्योरम तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये बुक के हिसाब से गॉस थ्योरम आपका चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस थ्योरम वाला पार्ट है। ठीक है, गॉस थ्योरम आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब बचा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।